सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम BTC DLED थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्स है उसके सन 2017 में जो पेपर हुए थे उनका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने सोशल साइंस का सेकंड पार्ट यानी कि जो लघु त्रिप्रश्न है उनका सॉल्यूशन देखा था। अगर वो पिछला पार्ट आपने नहीं देखा, साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट यानी कि अदर सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन सन 2017 के देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा सन 2016 के भी सभी पेपर हम ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं BTC DLED थर्ड सेमेस्टर के। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सन 2017 का BTC DLED थर्ड सेमेस्टर का हिंदी का जो है कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि जिसका जन्म जो है वो पहले हुआ हो उसका अर्थ क्या होता है। तो उसका अर्थ होता है अग्रज, और जिसका जन्म जो है वो बाद में हुआ उसको हम कहते हैं अनुज। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अग्रज और अनुज, यानी कि यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाएगा बा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है गुण के विरुद्ध नाम का होना। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आंख का अंधा है, कोई व्यक्ति जो है आंख से अंधा है, और नाम जो है उसका नयन सुख है, यानी कि एकदम विपरीत यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि उत्तर हो जाएगा गुण के विरुद्ध नाम होना। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, अचरज शब्द का तत्सम रूप है। तो अचरज का तत्सम रूप होता है आश्चर्य। ये जो है तत्सम रूप इसका होता है। तत्सम रूप जो है वो हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं और जो तद्भव होते हैं वो हमारे हिंदी के शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि तपस्वी का तद्भव रूप है। तो ये जो है वो तपसी होता है, यानी कि उत्तर नंबर बा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि सूरदास की रचना है। तो सूरदास की सबसे प्रमुख रचना के अंतर्गत जो है वो साहित्य लहरी आती है, लगभग सभी ने नाम सुना भी होगा। तो उत्तर नंबर आ हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा और जो सारे पॉइंट्स हमारे दे रखे हैं ये भी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तो इसको भी जान लेते हैं। तो जो प्रेम वाटिका है, ये जो भक्तिकालीन कवि रस खान है उनके द्वारा जो है वो इसे लिखा गया है। तो रस खान की जो है प्रेम वाटिका कृति है। अगला है हमारा दोहावली। दोहावली जो है वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे कि कवितावली, दोहावली, सूरसारावली, रामचरितमानस, इस टाइप की। तो ये जो है वो तुलसीदास की रचना है। इसके अलावा बात करें झरना की, तो झरना जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको एक हम टास्क दे रहे हैं कि आपको जो है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जयशंकर प्रसाद की जो है जो झरना है इसको छोड़कर कोई एक अन्य रचना लिखनी है। कमेंट सेक्शन में टाइप करके कि जयशंकर प्रसाद की रचना ये है, इस टाइप से। तो काफ़ी बार जो है कॉम्पिटेटिव लेवल में और टेट सीटेट के लेवल पे जयशंकर प्रसाद की रचना से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आगे हेल्पफुल साबित होगा। तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा जयशंकर प्रसाद की कोई भी आपको जो रचना पता हो उसके बारे में। चलिए अब बढ़ते हैं अति लघु त्रिप्रश्न की तरफ। बात करते हैं अति लघु त्रिप्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और काफ़ी बार आपने हाई स्कूल के लेवल पर देखा होगा, जैसे कि एस्से या इनके ऊपर जीवनी लिखने को आती थी, तो इनका ये पूरा ही नाम आपको लगभग देखने को वहाँ पर मिलता था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, उन्नति तथा कृपण शब्दों का जो है वो विपरीतार्थक शब्द बताना है, यानी कि विलोम शब्द बताना है। तो उन्नति का विलोम हो जाएगा अवनति। और बात करें कृपण की, तो कृपण का अर्थ होता है कंजूस, और इसका अगर विलोम की बात करें तो जाहिर सी बात है खर्चीला हो जाएगा, यानी कि कृपण का जो विलोम है वो दाता या खर्चीला हो जाएगा। दाता भी मतलब देन दाता कहते हैं, जो ज़्यादा अधिक किसी चीज़ को बांट देता हो, खर्चीला टाइप का व्यक्ति हो उसको। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि सावन तथा किसान का तत्सम रूप लिखना है। तत्सम मतलब संस्कृत का जो शब्द होता है उस रूप में लिखना है। तो सावन की बात करें तो इसका हो जाएगा श्रावण। इसी प्रकार किसान की बात करें तो इसका हो जाएगा कृषक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, आंसू काव्य के रचयिता कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है अदर कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में भी। तो अगर आपको नहीं पता है जरूर याद कर लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है ये रचना लिखी गई थी। और देखिए अभी हमने बहुविकल्पी में आपसे बताया भी था कि जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड, उनकी रचनाओं से रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने आपसे कहा कि कमेंट सेक्शन में टाइप करके उनकी एक रचना जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आंसू काव्य के रचयिता जो है वो जयशंकर प्रसाद हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की, आकाश से तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ बताते हुए आप अपने वाक्य प्रयोग कीजिए। तो अर्थ की बात करें तो अर्थ हो जाएगा आकाश से तारे तोड़ लाने का असंभव कार्य करना। नाम से ही आपको जो है स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि आकाश से
तारे तोड़ लाना जो है कहीं ना कहीं असंभव कार्य के बराबर होता है, पर मुहावरों में कभी कभी अर्थ डिफरेंट भी होता है, तो उस चीज़ पर भी आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं वाक्य प्रयोग की, तो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पाकिस्तान से मैच जीतना जो है वो आकाश से तारे तोड़ लाना जैसा है। हालांकि अब तो पाकिस्तान से जीती जाती है, तो जो अगर फर्स्ट नंबर पर टीम है उसकी तुलना में अगर बात करें, जो कार्य असंभव है उसकी तुलना में अगर बात करें, तो वहां पर हम वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की। हिंदी जगत में जो है वो महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है? तो ये जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है वो जाने जाते हैं। तो ये तो हो गए हमारे सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब बढ़ते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की, तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि गद्य और पद्य में अंतर बताइए। काफी बार जो है वो बीटीसी लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गद्य और पद्य में अंतर, या तो डायरेक्ट गद्य की परिभाषा पूछ ली जाती है या डायरेक्ट पद्य की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो अंतर जो है आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। तो बात करें गद्य की, तो जो गद्य होता है वो हमारा एक पैराग्राफ का रूप होता है, जैसे कि ऐसे वगैरह लिखा रहता है, और जो पद्य होता है वो हमारा कविता का रूप होता है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसको करने में या उसको समझने में आसानी होगी। तो बात करते हैं इसके पॉइंट्स की। तो गद्य के वाक्यों में जो है वो विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे एक सेंटेंस खत्म हुआ उसके बाद जो है वो पूर्ण विराम वगैरह जो है लगे रहते हैं, जबकि पद्य में जो है इन नियमों का बंधन नहीं होता, क्योंकि जो कविता लिखी रहती है ऐसा नहीं है एक लाइन के बाद सब में जो है उसमें फुल स्टॉप या कह सकते हैं पूर्ण विराम लगा ही हो। तो कविता में जो है इन सभी नियमों का बंधन नहीं होता है। आगे बात करें तो पद्य जो है उसमें गति एवं लय की विशेष भूमिका होती है। कहीं ना कहीं कविता जो है अगर वीर रस वाली है तो एक लय होता है, या करुण रस वाली है तो उसमें एक गति एवं लय होता है, परंतु जो गद्य है उसमें लय की कोई भी भूमिका नहीं होती, उसमें डायरेक्ट जो है वो सारी लाइनें लिखी रहती हैं। आगे बात करें तो पद्य की जो रचना है वो छंदबद्ध अथवा छंद युक्त होती है। आपने देखा होगा कि जो पद्य में कविताएं होती हैं उसमें जो है विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो छंद होते हैं वो यूज होते हैं, जबकि जो गद्य होता है उसमें जो है छंद का कोई उपयोग नहीं होता, सिंपल सा पैराग्राफ वाइज सारी चीजें दे रखी होती हैं। तो ये सारी हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे गद्य और पद्य में अंतर के। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच जो है वो कितनी दूरी होनी चाहिए वो हमें बताना है। तो लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच जो है तो 12 इंच दूरी होनी चाहिए। इसके अलावा कहीं कहीं जो है जो इसको सेंटीमीटर में लिखते हैं तो 25 सेंटीमीटर की दूरी भी जो है लिख दिया जाता है। चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि किन्हीं 4 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित समझाइए। विराम चिन्ह हमारे बहुत से होते हैं, परंतु हम यहाँ पर केवल 4 की बात करेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 4 ही पूछे गए हैं। बात करते हैं पहला हमारा जो कि है पूर्ण विराम का चिन्ह। वाक्य के अंत में ये लगाया जाता है, जैसे सचिन को बच्चे क्रिकेट का मसीहा मानते हैं, इसके बाद देखिए यहाँ पर डंडा खिंचाई, इसी को हम कहते हैं पूर्ण विराम। बात करते हैं दूसरे विराम चिन्ह की, तो दूसरा है हमारा अर्ध विराम। वाक्य में छोटा विराम अर्ध विराम यानी कि कॉमा लगाकर हम इसका उपयोग जो है वो करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान ने भारत में आतंकवादियों को भेजकर हिंसा फैलाई, कौमा सीमा पर गोलियां चलाई, कौमा भारतीय सैनिकों की हत्याएं की, कौमा सैनिकों के मृत शरीर वापस करने से पूर्व उनके सिर काट लिए फिर भी भारतीय नेतृत्व की सहनशीलता नहीं डगमगाई। तो इस प्रकार जो है वो अर्ध विराम का यूज किया जाता है। बात करते हैं तीसरा हमारा विराम चिन्ह है अल्प विराम। किसी वाक्य में जब कुछ रुकना होता है तो अल्प विराम लगा देते हैं, यहाँ पर कुछ रुकने की बात की जा रही है। और जो पूर्ण विराम है उसमें जो है हमारा कहीं ना कहीं एक वाक्य कंप्लीट होता है, उसके बाद हम पूर्ण विराम लगाते हैं, उसके बाद दूसरा वाक्य शुरू होता है, पर यहाँ पर कुछ रुकना होता है, जैसे कि ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकते ही यात्रियों की भीड़ को देखकर ट्रेन में घुसने का साहस ही नहीं हुआ और पीछे हटना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए रुकते ही के बाद जो है वो अल्प विराम यूज किया गया है। चौथा है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। उक्त चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगता है, जैसे क्या सरकार महंगाई को रोकने में सफल हो सकेगी अथवा भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए देश में कौन आगे आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, सकेगी के बाद भी जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। ये तो हमारे हो गए 4 और 5वां हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया है, आप चाहें तो इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं, या तो अगर आपको ऑलरेडी आते तो आप कोई भी 4 जो है वो लिख सकते हैं। तो 5वां एक एक्स्ट्रा की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारा केवल 4 पूछे गए थे। तो विस्मयबोधक की बात करें तो ये चिन्ह उस वाक्य के अंत में लगता है जिस वाक्य में विस्मय के भाव होते हैं, जैसे कि भारत की क्रिकेट टीम इंग्लैंड की टीम के मुकाबले श्रृंखला हार गई। यहाँ पर देखिए विस्मयबोधक का चिन्ह लगा है, ऐसी आशा नहीं थी। तो इस प्रकार जो है हम विराम चिन्हों का जो है वो उपयोग करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि मिश्रित वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। तो एक मूल वाक्य के साथ एक या एक से अधिक वाक्य जो है जुड़े हों तो उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो घंटा बजते ही अध्यापक कक्षा में आ जाएं, विद्यार्थी उठकर खड़े हो गए और अध्यापक को अभिवादन किया। तो यहाँ पर एक मूल वाक्य है और दूसरा वाक्य जो है वो उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है वो वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो वाक्य के जो भेद होते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो वाक्य को जो है वो दो भेदों के आधार पर जो है वो डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारा अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है हमारा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर अगर बात की जाए तो इसके टोटल 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अर्थ के आधार पर पहला हो जाता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा हो जाता है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा हो जाता है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा हो जाता है विस्मयादिवाचक वाक्य, पांचवा हो जाता है हमारा आज्ञावाचक वाक्य और छठा हो जाता है इच्छावाचक वाक्य, सातवां हो जाता है संकेतवाचक वाक्य और आठवां हो जाता है संदेहवाचक वाक्य। तो ये जो है हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के अंतर्गत 8 आते हैं। बात करें अगर दूसरा हमारा रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार, तो ये 3 होते हैं और सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है हमारा मिश्रित वाक्य, जो कि हमारा प्रश्न में दिया गया है। तो इनसे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इन्हें जो है वो रचना के आधार पर जो बांटा गया उसके अंतर्गत ये आते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कि सामासिक पद किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक नया शब्द बनता है तो उसे हम सामासिक पद कहते हैं। जैसे कि चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई इत्यादि। तो ये जो है हमारे सामासिक पद कहलाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा दीर्घ स्वर को उदाहरण सहित समझाइए। तो बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से लगभग दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ। तो ये जो है वो 7 होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। अगला और लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है हमारा कि कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा बालक जो है वो कहानी का अर्थ शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि उनको उसमें इंटरेस्ट आता है या उनमें रुचि आती है। दूसरा हमारा कहानी जो है वो मनोरंजन का सबसे बड़ा और सरल साधन भी है, आप सभी जानते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है कहानी के माध्यम से बालकों को नैतिकता की शिक्षा भी दी जा सकती है। बात करें नैतिकता की शिक्षा की, क्या होता है? तो नैतिक शिक्षा की वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से लोग क्या करते हैं, दूसरों में नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं। यह कार्य घर, विद्यालय या मंदिर किसी भी सामाजिक स्थान पर जो है वो किया जा सकता है। नैतिकता की शिक्षा भी जो है वो इससे प्राप्त होती है। चौथा और लास्ट पॉइंट हमारा कहानी जो है वो शिक्षण का एक रुचिकर साधन है। जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया भी, कहानी में जो है कहीं ना कहीं जो बालक है, छात्र है, उसको इंटरेस्ट आता है, रुचि आती है, जिससे कि वो कहानी से जुड़ पाता है और ज्यादा से ज्यादा सीखने की ओर उन्मुख हो पाता है। तो इसी के साथ हमारे टोटल सारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हमारा सेट जो है वो भी कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन करें जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।